हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 भौतिकी के चैप्टर 3 सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं हिंदी माध्यम में, जिसका टॉपिक्स है औसत वेग एवं औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, स्थिति समय ग्राफ, एक्सटी ग्राफ तथा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट प्रॉब्लम्स 3.13 से 3.16 तक का हल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे औसत वेग को तथा उसके बाद औसत चाल। तो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, किसी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन अर्थात विस्थापन एवं समय अंतराल का अनुपात उस वस्तु या पिंड का औसत वेग कहलाता है। इसे आप लोग नोट कर लें, राइट डाउन। किसी पिंड या वस्तु का स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन या विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट एवं समयांतराल टाइम इंटरवल का अनुपात औसत वेग कहलाता है। चूंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए औसत वेग भी सदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। औसत वेग का संकेत भी वेक्टर ए भी सदिश और सफिक्स में ए भी फॉर एवरेज। तो औसत वेग का संकेत हो गया भी, संकेत भी वेक्टर ए भी तथा परिभाषा से सूत्र होगा औसत वेग भी इक्वल्स टू स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन बटा समयांतराल, कुल विस्थापन बटा समयांतराल। अब t1 समय पर अगर किसी पिंड का या वस्तु का विस्थापन x1 है, x1 वेक्टर, x1 सदिश, तथा t2 समय पर विस्थापन x2 सदिश है, तो विस्थापन परिवर्तन, तो पिंड का विस्थापन क्या होगा? डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दोनों का अंतर विस्थापन कहलाता है। इसको मैंने पार्ट 1 के वीडियो में डिस्कस भी किया था इस चैप्टर के। तो t1 टाइम पर विस्थापन x1 वेक्टर है, x1 सदिश है, तथा t2 समय पर विस्थापन पिंड का x2 सदिश है, तो विस्थापन हो गया x2 वेक्टर डेल्टा x। विस्थापन को डेल्टा संकेत से सूचित किया जाता है। अगर x के टर्म में, x के पद में अगर विस्थापन को व्यक्त करना है तो डेल्टा x, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 इज डेल्टा x, x2 माइनस x1 विस्थापन है समयांतराल t1 एवं t2 के बीच में, तो डेल्टा x विस्थापन हो गया और t2 माइनस t1 समयांतराल हो गया, तो डेल्टा x बटा डेल्टा t, यह औसत वेग का सूत्र हो गया। भी सदिश ए भी सफिक्स में लिखा जाता है, जो एवरेज के लिए शॉर्ट फॉर्म, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है, एवरेज का छोटा रूप है। तो भी सदिश भी वेक्टर ए भी औसत वेग का संकेत हो गया, बराबर विस्थापन बटा समयांतराल, विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन बटा समयांतराल। यदि t1 समय पर पिंड की स्थिति x1 थी और t2 समय में उसकी स्थिति x2 है, तो विस्थापन हो गया अंतिम स्थिति, विस्थापन डेल्टा x वेक्टर इक्वल टू x2 अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा समयांतराल t2 माइनस t1। तो x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल्स टू डेल्टा
डेल्टा से विस्थापन को व्यक्त किया जाता है, जो कि एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक लेटर है, डेल्टा एक्स वेक्टर बटा डेल्टा टी वेक्टर। यह औसत वेग हो गया। अब औसत वेग के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे औसत चाल। औसत चाल को औसत वेग का मापांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। औसत वेग का मापांक औसत चाल कहलाता है, या कुल पथ लंबाई तथा समयावधि का अनुपात, टाइम इंटरवल, टोटल पाथ लेंथ एंड एवं टाइम इंटरवल का अनुपात, रेशियो औसत चाल कहलाता है, या औसत वेग का मापांक औसत चाल कहलाता है। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत वेग का मापांक औसत चाल कहलाता है। या दूसरे ढंग से इसको व्यक्त किया जा सकता है, या किसी पिंड या वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई, किसी पिंड या वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई अर्थात कुल दूरी, कुल पथ लंबाई, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, अंग्रेजी में कुल पथ लंबाई या कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, एवं समयावधि या कुल समय, टोटल टाइम जितना लगा कुल दूरी तय करने में, एवं समयावधि टाइम इंटरवल या कुल समय, टोटल टाइम का अनुपात उस पिंड या वस्तु का औसत चाल कहलाता है। उस पिंड या वस्तु का औसत चाल कहलाता है। चूंकि औसत चाल औसत वेग का मापांक है, परिमाण है, तथा चाल अदिश राशि है, इसलिए औसत चाल भी अदिश राशि होगा, लेकिन इसका भी SI मात्रक औसत वेग की तरह मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। औसत चाल कहलाता है कुल पथ लंबाई एवं कुल समयावधि या कुल समय, टोटल टाइम टेकन का अनुपात उस पिंड या वस्तु का औसत चाल कहलाता है। संकेत इसका होगा VAV। इस पर कोई तीर का निशान भी के ऊपर नहीं होगा। VAV, छोटा भी संकेत और सफिक्स में AB एवरेज के लिए, एवरेज का छोटा रूप AB। तो VAV इक्वल्स टू कुल पथ लंबाई बटा कुल समय या समयावधि, टोटल टाइम इंटरवल, कुल पथ लंबाई और कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इलैप्स्ड और टोटल टाइम टेकन बटा समयावधि या कुल समय। अगर माना जाए कि T1 समय में कोई वस्तु S1 दूरी तय करती है, T2 समय में S2 दूरी तय करती है, T1 समय में S1 दूरी तय करती है, T2 समय में S2 दूरी, T3 समय में S3 दूरी। अगर बहुत सारे समय हों तथा दूरी भी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी भिन्न भिन्न हो, तो कुल पथ लंबाई हो जाएगा S1 प्लस S2। अगर दो ही समय दिया है, T1 एवं T2, तो कुल पथ लंबाई S1 प्लस S2 बटा कुल समय T1 प्लस T2। अब यहाँ दो से अधिक समय है, तो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियाँ हैं। तो T1 समय में S1 दूरी है, T2 समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S2 है, T3 समय में S3 है, T4 समय में S4 हो अगर, तो कुल पथ लंबाई S1 पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, या पिंड एक स्थिति से दूसरे स्थिति में सरल रेखा में पिंड एक जगह से दूसरे जगह तक गतिशील होता है, तो भिन्न भिन्न समय अवधि में, भिन्न भिन्न समय में उसके द्वारा तय की गई पथ लंबाई भी का मान भी अलग अलग होगा। तो कुल पथ लंबाई T1 समय में S1 है, T2 समय में S2 है, T3 समय पर S3 है, तो कुल पथ लंबाई S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट, अगर आगे भी है T4 समय पर, अगर T4 समय में पिन द्वारा तय की गई पथ लंबाई S4 है, T5 समय में S5 है, तो कुल पथ लंबाई S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट अपॉन कुल समय T1 टाइम पर
दूरी है S1 पथ लंबाई, T2 समय में पथ लंबाई पिंड द्वारा तय की गई S2 है, T3 समय में S3 है, तो T1 कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 सो ऑन डॉट डॉट। यह समीकरण नंबर 2। और इस सूत्र के द्वारा पिंड का औसत चाल, पिंड या वस्तु का औसत चाल ज्ञात किया जा सकता है, जिसे संकेत में VAB इक्वल टू कुल पथ लंबाई बटा कुल समयावधि या कुल समय इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। जहाँ S1 T1 समय में वस्तु द्वारा तय की गई पथ लंबाई है या दूरी है, T2 समय में वस्तु द्वारा तय की गई पथ लंबाई या दूरी S2 है, T3 समय में वस्तु द्वारा या पिंड द्वारा तय की गई पथ लंबाई या दूरी S3 है। और प्लस आगे भी अगर और भी समय अगर है तो उसके द्वारा पथ लंबाई और भी अलग अलग होगी, तो सबको कुल पथ लंबाई को जोड़ लिया जाएगा और उसमें कुल लगे हुए समय से कुल समय अवधि से डिवाइड कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। कुल दूरी में कुल पथ लंबाई में कुल समय अवधि से भाग दे दिया जाएगा, तो उस पिंड का भाग देने पर उस पिंड का औसत चाल प्राप्त होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे धनात्मक वेग, ऋणात्मक वेग तथा विरामावस्था में स्थित वस्तु का स्थिति समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ, जिसे संकेत में XT ग्राफ भी कहा जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया औसत वेग तथा औसत चाल के बारे में। तो औसत वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा औसत वेग शून्य भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा विस्थापन के चिन्ह पर, डिस्प्लेसमेंट के साइन पर। यदि विस्थापन धनात्मक है तो पिंड या वस्तु का औसत वेग भी धनात्मक होगा। यदि विस्थापन ऋणात्मक है तो पिंड या वस्तु का औसत वेग भी ऋणात्मक होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु या पिंड का औसत वेग भी शून्य होगा। अतः औसत वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक वेग से गतिशील वस्तु का स्थिति समय ग्राफ, मतलब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन या दूरी में परिवर्तन, एक सीधी रेखा द्वारा निरूपित होगा, जिसकी ढाल, जिसका स्लोप धनात्मक होगा, क्योंकि वह सीधी रेखा स्थिति समय ग्राफ का समय के साथ, चूँकि समय के साथ स्थिति में वृद्धि होगी, दूरी में वृद्धि होगी, इसलिए उस सरल रेखा का स्लोप, ढाल भी धनात्मक होगा, जिसे चित्र 1 में दर्शाया जा सकता है। धनात्मक वेग से गतिशील पिंड का दूरी समय या स्थिति समय ग्राफ, इसमें वाई अक्ष पर स्थिति को रखा जाए, जिसे x संकेत से सूचित किया जाता है, तथा समय को t संकेत से, उसे समय को x अक्ष पर रखा जाए तथा स्थिति को y अक्ष पर रखा जाए। तो समय के साथ स्थिति में पिंड की स्थिति, पोजीशन में वृद्धि होगी, तो इसलिए यह ग्राफ सीधी रेखा के द्वारा ऊपर की ओर निरूपित होगा, इस सरल रेखा के द्वारा। इस सरल रेखा का नाम AB दिया जा सकता है। यह सरल रेखा AB है, जिसका स्लोप क्या है, धनात्मक। स्लोप क्या होगा, x अक्ष से या समय अक्ष से जितना झुकाव कोण है उसका टेंजेंट, उसका tan थीटा अर्थात tan थीटा इस रेखा की स्लोप होगी। और यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर पिंड का विस्थापन स्थिति में परिवर्तन धनात्मक है, इसलिए पिंड की चाल भी, पिंड का वेग भी धनात्मक है। मतलब धनात्मक वेग से गतिशील पिंड का स्थिति समय ग्राफ इस सीधी रेखा के द्वारा निरूपित होगा, जिसकी ढाल, स्लोप धनात्मक है, क्योंकि यह सरल रेखा ऊपर की ओर प्रदर्शित है। तो इसलिए यह चित्र 1 धनात्मक वेग से गतिशील
वस्तु या पिंड का स्थिति समय ग्राफ, जिसे एक्सटी ग्राफ से सूचित संकेत में सूचित किया दर्शाया गया है, एक्सटी ग्राफ से सूचित किया जाता है स्थिति समय ग्राफ को। यहाँ इस एक्स स्थिति को निरूपित करता है तथा टी समय को निरूपित करता है। और यह तब होगा जब विस्थापन का चिन्ह धनात्मक होगा। विस्थापन जब धनात्मक होगा तो औसत वेग भी धनात्मक होगा, और धनात्मक वेग से गतिशील पिंड का एक्सटी ग्राफ को सीधी रेखा ए बी से दर्शाया गया है, जिसकी ढाल धनात्मक है। अब इसके बाद यदि विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वैसी स्थिति में पिंड का वेग भी ऋणात्मक होगा, और वैसी स्थिति में, उस स्थिति में स्थिति समय ग्राफ को तो एक सीधी रेखा के द्वारा निरूपित किया जाएगा, लेकिन उसकी ढाल ऋणात्मक होगी, नीचे की ओर होगी। उसकी ढाल ऋणात्मक होगी क्योंकि सरल रेखा, यहाँ सीधी रेखा ऊपर की ओर निर्दिष्ट है, और ऋणात्मक वेग से गतिशील पिंड का स्थिति समय ग्राफ में उस रेखा की ढाल नीचे की ओर प्रदर्शित होगी, जो यह बतलाता है कि उस सरल रेखा की जो स्लोप है, ढाल है, वह क्या है, ऋणात्मक है। तो उसे चित्र 2 में दर्शाया जा सकता है। ऋणात्मक वेग से गतिशील वस्तु का स्थिति समय ग्राफ को एक बार पुनः एक्स अक्ष के अनुरेख समय को दर्शाया जाए तथा वाई अक्ष के अनुरेख स्थिति को, जिसे एक संकेत से सूचित किया गया है, स्थिति को एक्स संकेत से सूचित किया गया है। अब यहाँ पर समय के साथ वस्तु की पिंड की स्थिति में कमी होगी, समय के साथ उसका स्थिति में कमी होगी, समय के साथ दूरी घटेगा, तो इसलिए पिंड का विस्थापन या स्थिति परिवर्तन ऋणात्मक होगा तथा उस पिंड का वेग भी, औसत वेग भी या वेग भी ऋणात्मक होगा, जिसे एक सीधी रेखा के द्वारा ही दर्शाया गया है। लेकिन इस सीधी रेखा की ढाल, इस सीधी रेखा का नाम भी ए बी अगर रखा जाए, लेकिन इसकी ढाल क्या है, ऋणात्मक है। इसका स्लोप ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक है। कैसे ऋणात्मक है? तो इस रेखा का जो झुकाव कोण है वह माइनस एक्स अक्ष के साथ है। यहाँ पर जो झुकाव कोण है वह ऋणात्मक एक्स अक्ष के साथ बन रहा है। ये झुकाव कोण इस रेखा की ढाल कैसे मिलेगी? tan थीटा के द्वारा। तो इस रेखा का समय अक्ष के साथ, जो कि एक्स अक्ष के अनुरेख समय को रखा गया है, तो एक्स अक्ष के साथ इसका जो झुकाव है थीटा, जो झुकाव कोण है वह ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, मतलब बाईं ओर है। तो इसलिए इस रेखा की ढाल ऋणात्मक होगी, जबकि यहाँ पर इस सरल रेखा, सीधी रेखा जो कि ऊपर की ओर, जो कि धनात्मक वेग से गतिशील पिंड का एक्सटी ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है, तो इसमें यह सीधी रेखा ए बी का झुकाव धनात्मक एक्स अक्ष के साथ है, इसलिए इस रेखा ए बी की ढाल धनात्मक होगी। जबकि ऋणात्मक, यहाँ पर इस ऋणात्मक वेग से गतिशील पिंड का स्थिति समय ग्राफ में सरल रेखा ए बी की ढाल, ए बी का झुकाव ऋणात्मक एक्स अक्ष के साथ है, इसलिए इस सरल रेखा की ढाल भी ऋणात्मक होगी। तो चित्र 2 है ऋणात्मक वेग से, और इस स्थिति में पिंड का स्थिति परिवर्तन या विस्थापन भी ऋणात्मक होगा, इसलिए पिंड का औसत वेग भी या पिंड का वेग भी ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक वेग से गतिशील पिंड का स्थिति समय ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, स्थिति को x से, समय को t से प्रदर्शित किया गया है। स्थिति समय ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। अब तीसरी स्थिति में जब पिंड का विस्थापन ही शून्य हो तो उस पिंड का औसत वेग भी शून्य होगा, और वैसी स्थिति में पिंड का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, और वह उस पिंड को विरामावस्था में कहा जाएगा। तो विरामावस्था में स्थित पिंड का, जिसका समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, उसके एक्सटी ग्राफ को, स्थिति समय ग्राफ को दर्शाया जा सकता है चित्र 3 में, जिसमें समय को धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में लिया जाता है तथा वाई अक्ष की दिशा में हमेशा की तरह, अभी तक दोनों चित्र 1 तथा चित्र 2 में वाई अक्ष के अनुरेख
स्थिति को दर्शाया गया है, x को दर्शाया गया है। अब यहाँ समय के साथ समय का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लिया कि वस्तु की स्थिति अगर प्रारंभ में अगर 5 मीटर है, तो हमेशा समय के साथ समय में तो परिवर्तन होगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन पिंड की स्थिति हमेशा जो प्रारंभिक बिंदु पर स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, वही बनी रहेगी। 5 मीटर अगर शुरू में है तो 5 मीटर ही शुरू में रहेगी। यह स्थिति है किसी समय t पर, x ब्रैकेट में t का मतलब t समय पर वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, एक खास मान है वही रहेगा। अगर किसी खास समय पर वस्तु की स्थिति 5 मीटर है, तो समय के किसी भी मान के लिए 2 सेकंड पर भी स्थिति 5 ही मीटर होगा, 4 सेकंड पर भी 5 ही मीटर होगा, 6 सेकंड पर 5 ही मीटर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी एक सरल रेखा ए बी, इसे भी ए बी मान लिया जाए, एक सरल रेखा ए बी प्राप्त होता है जिसका वेग क्या है, 0 है, तो v = यहाँ 0 लिखा जा सकता है, v = 0, क्योंकि समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इस रेखा की ढाल, इस रेखा का झुकाव समय अक्ष के साथ या x अक्ष के साथ क्या है, 0 है, तो इस सरल रेखा ए बी की ढाल क्या होगी, 0 होगी। और वेग क्या होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर पिंड का विस्थापन ही 0 है, इसलिए औसत वेग भी या पिंड का वेग भी 0 है। तो चित्र 3 में दर्शाया गया है स्थिरावस्था में या विरामावस्था में, स्थिरावस्था या विरामावस्था में स्थित वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। विरामावस्था में स्थित वस्तु का एक्सटी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, जिससे संकेत में दूरी को स्थिति समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ, स्थिति को x से और समय को t से प्रदर्शित किया गया है, सूचित किया गया है। एक्सटी ग्राफ, विरामावस्था में स्थित वस्तु का एक्सटी ग्राफ, जिसकी सरल रेखा ए बी के द्वारा प्रदर्शित है, जो कि समय अक्ष या x अक्ष के समानांतर है, और समय के किसी भी मान के लिए उसका विस्थापन का मान स्थिति में कोई परिवर्तन, उसके स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वही बाद की भी स्थिति है। इसलिए इस सरल रेखा ए बी की ढाल 0 होगी, क्योंकि यह x अक्ष या समय अक्ष के समानांतर। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया धनात्मक वेग से गतिशील पिंड का एक्सटी ग्राफ, जिसे एक सरल रेखा द्वारा निरूपित किया गया है, जो कि समय के साथ जिसकी ढाल धनात्मक है, ऊपर की ओर है। ऋणात्मक वेग से गतिशील पिंड का स्थिति समय ग्राफ की सरल रेखा नीचे की ओर है, जिसका कि स्थिति में परिवर्तन ऋणात्मक है, जबकि धनात्मक वेग से गतिशील पिंड का स्थिति में परिवर्तन धनात्मक है तथा रेखा की ढाल भी धनात्मक है। और ऋणात्मक वेग से गतिशील पिंड का स्थिति समय ग्राफ में को सरल रेखा ए बी से दर्शाया गया है, जो कि जिसकी ढाल ऋणात्मक है, तथा चित्र 3 में विरामावस्था में स्थित वस्तु का दूरी से स्थिति समय ग्राफ एक्सटी ग्राफ को दर्शाया गया है जिस रेखा के द्वारा, ए बी रेखा के द्वारा। तो उसका वेग 0 है, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन 0 है, तथा जिस सरल रेखा ए बी के द्वारा दर्शाया गया है वह समय अक्ष या x अक्ष के समानांतर है, अतः उस सरल रेखा की ढाल 0 है। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रश्न संख्या 3.13 से 3.16 तक के उत्तर एवं हल, जिनमें से कुछ प्रश्न हैं तथा कुछ आंकित प्रश्न हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3.13 एनसीईआरटी प्रश्न संख्या 3.13, उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ए, किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, जिसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है, कभी कभी दूरी कहा जाता है, इसलिए कि विस्थापन का परिमाण पथ लंबाई के बराबर हो भी सकता है तथा उससे कम भी हो सकता है। विस्थापन का परिमाण एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अंतराल में 0 भी हो सकता है, लेकिन कुल पथ लंबाई कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसलिए विस्थापन के परिमाण, जिसे ब्रैकेट में दिया है प्रश्न में, कभी कभी दूरी भी कहा जाता है, ब्रैकेट क्लोज्ड, और किसी कण द्वारा उसी समय अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई, मतलब किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण एवं किसी कण द्वारा उसी समय अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। बी, दोनों के बीच का
बीच अंतर स्पष्ट करना है। बी, किसी समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण एवं उसी अंतराल में औसत चाल, उसी समय अंतराल में प्रदर्शित कीजिए कि ए, प्रश्न ए माने पार्ट ए एवं पार्ट बी दोनों में ही दूसरी राशि का मतलब पार्ट ए में प्रश्न संख्या 3.13 के पार्ट ए में दूसरी राशि है उसी समय अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तथा पार्ट बी में है उसी समय अंतराल में औसत चाल। तो दर्शाना है, प्रदर्शित करना है कि प्रश्न संख्या 3.13 के पार्ट ए तथा पार्ट बी दोनों में ही दूसरी राशि पहली राशि से अधिक या उसके बराबर है। समता मतलब बराबर का चिन्ह कब सत्य होता है। अब इसका उत्तर जाना जाए। पहले पार्ट ए का उत्तर, प्रश्न संख्या 3.13 के पार्ट ए का उत्तर, किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण और किसी कण द्वारा उसी अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समयावधि में किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु पथ लंबाई या कुल दूरी, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, वह शून्य नहीं हो सकती। जैसे कि एक उदाहरण में देखा जाए कि पिंड अगर किसी स्थिति ए से गति आरंभ कर दूसरी स्थिति बी तक पहुंच जाती है और इसमें पथ की लंबाई, अगर ए से बी तक की पथ की लंबाई मान लिया जाए, ए से बी तक पिंड कोई पिंड एक स्थिति ए से पहली स्थिति ए से दूसरी स्थिति बी तक पहुंच जाती है और उसके द्वारा तय की गई पथ की लंबाई कितनी है, सपोज किया जाए एस है या डी है, इसे एस ही मान लिया जाए, पथ लंबाई को एस, और फिर बी से ए तक वापस लौट आती है। पार्ट ए में किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण तथा किसी कण द्वारा उसी अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई में अंतर स्पष्ट करना है। तो अब कण पहली स्थिति ए से दूसरी स्थिति बी तक पहुंच गई एस दूरी तय करके, और फिर वापस बी से ए तक पहुंची, वापस लौट गई, फिर दूसरी स्थिति से पहली स्थिति एस तक वापस लौट गई। इस अवस्था में भी उसकी पथ लंबाई उतना ही होगा जितना ए से बी तक है, उतना ही बी से ए तक, मतलब एस प्लस एस। तो पथ लंबाई इस स्थिति में क्या हो गया, 2s हो गया। तो लेकिन पिंड का विस्थापन कितना हो गया, पिंड का विस्थापन 0 हो गया, ए से बी तक पहुंच करके फिर वापस ए तक लौट गया। मतलब विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दोनों स्थितियों का अंतर। और यहाँ अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही बिंदु पर हो गया, दोनों एक ही है, वह ए बिंदु है। पिंड ए से पहली स्थिति से दूसरी स्थिति बी तक गई, लेकिन कण ए से बी तक पहुंचा गतिशील होकर और फिर वापस लौट गया बी से ए तक। तो उस कण की अंतिम स्थिति और पहली स्थिति दोनों एक ही बिंदु पर हो गई, इसलिए उस कण का विस्थापन 0 हो गया। तो पार्ट ए में कण का ए से बी तक पहुंचकर पुनः वापस ए तक लौटना, तो कण का पहली स्थिति ए से दूसरी स्थिति बी तक पहुंचकर पुनः वापस पहली स्थिति ए तक, पुनः वापस ए तक लौट आने में कुल विस्थापन, कण का कुल विस्थापन लौटने में ए तक वापस, पुनः वापस ए तक लौटने में कण का कुल विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसी समय अवधि में ए से बी तक जाकर पुनः बी से ए तक लौटने में, इसी समय अवधि में कण का, माने यहाँ विस्थापन का परिमाण कितना हो गया, कुल विस्थापन का परिमाण 0 हो गया। लेकिन इसी अवधि में, इसी समय अवधि में कण की पथ लंबाई, कुल पथ लंबाई एवं कण की कुल पथ लंबाई अर्थात कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, कण की कुल पथ लंबाई इक्वल्स टू बराबर होगा एस प्लस एस, ए से बी तक एस पथ लंबाई, फिर बी से ए तक वापस लौटा, फिर एस प्लस एस बराबर 2s। स्पष्ट है कि किसी समय अंतराल में, स्पष्ट है कि ए 3.13 का पार्ट ए में दूसरी राशि पहली राशि से क्या है, अधिक है। दूसरी राशि क्या है, पथ लंबाई है, पार्ट ए में भी। तो पथ लंबाई
2s हो गया, विस्थापन शून्य हो गया। तो यह साबित हो गया कि दूसरी राशि पथ लंबाई पहली राशि विस्थापन का परिमाण से क्या है, अधिक है। पार्ट ए का आंसर हो गया। अब पार्ट बी में किसी समय अंतराल में औसत वेग का परिमाण एवं उसी समय अंतराल में औसत चाल। अब औसत वेग का परिमाण क्या होगा पहली स्थिति में, पार्ट ए में औसत वेग का परिमाण, पार्ट ए में हमने औसत वेग कण का कुल विस्थापन शून्य है, तो औसत वेग का परिमाण भी क्या होगा, शून्य होगा। तथा औसत चाल उसी समय अंतराल में औसत चाल, तो औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 2s है, और कुल समय मान लिया कि समय t लगा, a से b तक जाने में t, b से a तक भी आने में t, तो t प्लस टी 2t, तो कुल दूरी 2s बटा कुल समय 2t। तो औसत चाल, औसत वेग का परिमाण तो शून्य हो गया, लेकिन औसत चाल फिर एक बार शून्य नहीं है। तो पार्ट बी का भी आंसर हो जाता है कि दोनों ही स्थितियों में यहाँ भी औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण से एक बार अधिक है। तो पार्ट बी के प्रश्न संख्या 3.13 के पार्ट बी के उत्तर को आप लोग नोट कर लें। ए का तो उत्तर हो ही गया कि किसी निश्चित समय अवधि में, समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उसी समय अंतराल में कण के विस्थापन के परिमाण से अधिक है। और पार्ट बी में भी यह दर्शाना है कि किसी समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण, औसत वेग का परिमाण एवं उसी अंतराल में औसत चाल। तो पार्ट बी में भी दूसरी राशि मतलब औसत चाल निश्चित समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण से अधिक होगी। तो अगर कुल समय अंतराल a से b तक जाने में कण को और फिर b से a तक वापस आने में कुल समय अवधि t है, अब मान लिया कि a से b तक जाने में समय t1 है, b से a तक आने में t2 है, तो कुल समय, हालांकि दोनों दूरी बराबर है, तो कुल समय अवधि अगर t मान लिया जाए तो t समय अंतराल में औसत वेग का परिमाण a से b तक कण को a से b तक जाकर पुनः a तक वापस लौटने में, तो कण के औसत वेग का परिमाण बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, मतलब विस्थापन बटा समय। स्थिति में परिवर्तन, तो कण ए से बी पर जाकर पुनः वापस ए पर लौट गया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही बिंदु पर हो गया, तो विस्थापन कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन शून्य, समय तो टोटल टाइम ए से बी तक जाकर फिर वापस ए तक लौटने में टी मान लिया जाए, तो 0/t दैट इज 0। तो कण के औसत वेग का परिमाण भी शून्य हो गया, क्योंकि कण का कुल विस्थापन शून्य है। एवं कण का उसी समय अंतराल में कण की औसत चाल, कण की औसत चाल, औसत चाल VAV इक्वल टू कुल दूरी या कुल पथ लंबाई, कुल पथ लंबाई बटा कुल समय या समय अवधि, समय अंतराल। कुल पथ लंबाई कितना होगा, s प्लस एस, a से b तक s, फिर b से कण वापस लौटा a तक, उतनी ही पथ लंबाई, उतनी ही दूरी तय किया, तो s प्लस एस, तो 2s बटा t, कुल समय t हो गया। तो स्पष्ट है कि औसत चाल शून्य नहीं हुआ, लेकिन औसत वेग का परिमाण, कण के औसत वेग का परिमाण शून्य हो गया जब कण पहली स्थिति a बिंदु से दूसरी स्थिति b तक पहुंचकर पुनः वापस a पर लौट जाता है। तो पार्ट बी में भी हमने यह साबित किया कि औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण से अधिक है, और पार्ट ए में यह साबित किया, यह दर्शाया कि औसत कण की कुल पथ लंबाई कण के विस्थापन के परिमाण से अधिक है, और यहाँ कण की औसत चाल कण के औसत वेग का परिमाण से अधिक है। तो दोनों पार्ट्स को, मतलब ए तथा बी को, मतलब प्रश्न संख्या 3.13 के दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका उत्तर को
उसका उत्तर प्राप्त किया। अब इसमें है कि समता का चिन्ह कब सत्य होता है, कब बराबर होगा। दोनों ही स्थिति में दूरी या तो पहली राशि से अधिक होगी, दोनों ही स्थिति में दूसरी राशि का मतलब है पथ लंबाई पार्ट ए में तथा पार्ट बी में औसत चाल, कण की औसत चाल, तो दोनों पहली से अधिक है, यह तो साबित कर दिए। अब उसके बराबर कब होगा, समता का चिन्ह कब सत्य होता है, कब बराबर होगा दोनों। तो अगर कण की गति को सरल रेखीय माना जाए, सरल रेखीय गति है भी, हमने शुरू से ही माना है, लेकिन अगर कण के गति की दिशा अगर समय के साथ नहीं बदलेगी तो उस स्थिति में मतलब कण ए से बी पर जाकर ए से बी तक पहुंचती है और पुनः वापस ए तक नहीं लौटे, ए से बी तक माने कण ए से पहली स्थिति से दूसरी स्थिति बी तक पहुंच जाए और पुनः अगर वापस ए तक नहीं लौटे तो उस कण की गति की दिशा नहीं बदलेगी। और तब उस स्थिति में तो यदि कण किसी सरल रेखा पर गतिशील हो, कण की गति सरल रेखीय गति हो तथा उसकी दिशा समय के साथ नहीं बदले, तो माना जाए कि कण प्रारंभिक स्थिति ए बिंदु से गतिशील होकर दूसरी स्थिति बी तक पहुंचती है तथा पुनः वापस ए पर नहीं लौटती है। तो इस स्थिति में कण के विस्थापन से का परिमाण कितना होगा, एस होगा, तथा कण की पथ लंबाई या कण के द्वारा तय की गई दूरी भी एस होगी, तथा कण के वेग का परिमाण भी विस्थापन बटा समय अवधि, तो विस्थापन एस, समय अवधि हम t1 मान लें ए से बी तक जाने में, और वेग का परिमाण मतलब कण की औसत चाल भी कुल पथ लंबाई बटा समय अवधि, तो अभी एस बाई टी वन। तो उस स्थिति में कण के वेग का परिमाण तथा चाल दोनों बराबर होगा तथा कण के विस्थापन का परिमाण तथा कण का पथ लंबाई भी बराबर होगा। तो इस स्थिति में समता का चिन्ह सत्य होगा सरल रेखीय गति में तथा कण के सरल रेखीय गति में तथा उसकी दिशा समय के साथ नहीं बदले तो कण के सरल रेखीय गति में, इसे आप लोग नोट करें, सरल रेखीय गति में जब उसकी गति की दिशा मतलब कण की गति की दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो तो वैसी स्थिति में कण के विस्थापन का परिमाण मतलब ए से बी तक जाने में कण के विस्थापन का परिमाण, क्योंकि कण वापस नहीं लौट रही है, अगर वह कण वापस लौटेगी फिर बी से ए तक तो दूसरी स्थिति बी से पहली स्थिति ए में, तो उसकी गति की दिशा परिवर्तित हो जाएगी सरल रेखीय गति होने के बावजूद। तो कण के विस्थापन का परिमाण बराबर है कण द्वारा तय की गई दूरी मतलब कण की पथ लंबाई दोनों ऐसी होगा, ए से बी तक जाने में विस्थापन तथा कण के विस्थापन का परिमाण तथा पथ लंबाई दूरी दोनों बराबर होगा, एवं कण का औसत वेग का परिमाण तथा औसत चाल दोनों बराबर होगा तथा कण का औसत वेग का परिमाण बराबर कण की औसत चाल। क्योंकि विस्थापन तथा पथ लंबाई बराबर है इसलिए कण के औसत वेग का परिमाण कण की औसत चाल के बराबर होगी। तो इस स्थिति में समता मतलब बराबर का चिन्ह सत्य होगा। अब प्रश्न संख्या 3.14 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार पैदल जाता है, परंतु बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस लौट आता है। समय अंतराल पार्ट 1 0 से 30 मिनट, पार्ट 2 0 to 50 मिनट एवं पार्ट 3 0 to 40 मिनट।
की अवधि में उस व्यक्ति के ए पार्ट ए माध्य वेग, औसत वेग या औसत वेग का परिमाण एवं पार्ट बी औसत चाल माध्य चाल क्या है, यह मालूम करना है। अब इसे सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन हल। सबसे पहले उस आदमी को अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल जाने में कितना समय लगा वह मालूम कर लिया जाए। तो वह समय क्या होगा, T1 मानते हैं। माना जाए कि टाइम T1 है, जिसमें कि वह आदमी अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार पैदल जाता है। तो उस व्यक्ति को घर से बाजार तक पहुंचने में लगा समय, व्यक्ति को घर से बाजार तक पहुंचने में लगा समय, और इस समय को T1 माना जाए, स्मॉल T1, और समय होता है पथ लंबाई बटा चाल। तो पथ लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पथ लंबाई बटा उस व्यक्ति की चाल, आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पथ लंबाई बटा चाल। तो पथ लंबाई है 2.5 किलोमीटर, घर से बाजार की दूरी है 2.5 किलोमीटर, तथा चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर इन्वर्स है, ऊपर जाके आवर हो गया, और 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2.5 से 5 कैंसिल होकर के 2 हो गया। 2.5 इंटू 2 इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 5, दैट इज हाफ आवर। 1/2 आवर, दैट इज 30 मिनट्स। उसे कितना लगा, 30 मिनट लगा, 30 मिनट लगा, आधा घंटा लगा उस व्यक्ति को घर से बाजार तक पहुंचने में। अब बाजार को बंद देखकर वह उसी समय वापस मुड़ जाता है, तथा अपने स्पीड को बढ़ा देता है, अपनी चाल को बढ़ा कर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तथा वापस घर लौट आता है उसी चाल से, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो व्यक्ति को अब बाजार से घर पहुंचने में लगा समय मालूम कर लिया जाए। तो व्यक्ति को बाजार से घर वापस लौटने में लगा समय, घर वापस लौटने में लगा समय, और इस समय को T2 मान लिया जाए, T2। और T2 फिर से एक बार पथ लंबाई, मतलब बाजार से घर की दूरी जो कि 2.5 किलोमीटर ही है, बटा चाल, आदमी की चाल, व्यक्ति की चाल, जो कि इस बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करके 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो आदमी अपनी चाल को कर दिया है वापसी में, घर वापसी में बाजार से। तो T2 इजकल टू पथ लंबाई 2.5 किलोमीटर, लेकिन अब चाल है 7.5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में, और 2.5 बाई 7.5 तो 3, 1/3 आवर। 1/3 आवर मीन्स 1 आवर इजकल टू 60 मिनट, 60/3 मिनट्स, दैट इज 60/3 मिनट। 20 मिनट लगे, 20 मिनट। तो कुल समय उस व्यक्ति को घर से बाजार तक पहुंचने में 30 मिनट तथा पुनः वापस घर तक आने में 20 मिनट, तो कुल समय कितना लगा, 50 मिनट। तो 50 मिनट समय अंतराल में वह घर वापस लौट आता है। तो 50 मीटर 0 से 50 मिनट की अवधि में भी हमें मालूम करना है औसत वेग का परिमाण तथा चाल। तो पहले हम 0 से फर्स्ट समय अंतराल हमें मालूम करना है 0 से 30 मिनट में। 0 से 30 मिनट में पार्ट ए में माध्य वेग, औसत मतलब उस व्यक्ति के औसत वेग का परिमाण तथा औसत चाल मालूम करना है तीनों अवधि में, 0 से 30 मिनट में, फिर सेकेंड में है अवधि समय अंतराल 0 से 50 मिनट में, और थर्ड 0 से 40 मिनट की अवधि में। तो पहले ही अवधि में पार्ट ए का आंसर माध्य वेग का परिमाण 0 से, लेकिन फर्स्ट अवधि में जो कि 0 से 30 मिनट का है। तो पार्ट ए में फर्स्ट समय अंतराल है पहला दिया हुआ 0 से 30 मिनट समय अंतराल में, समय अवधि या समय अंतराल में व्यक्ति के औसत वेग का, उस व्यक्ति के
का माध्य वेग का परिमाण मतलब औसत वेग का परिमाण। समय अंतराल में व्यक्ति के औसत वेग का परिमाण मतलब भी वेक्टर का मान मैग्नीट्यूड। तो कुल क्या होगा, कुल विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना होगा, घर से बाजार का विस्थापन 2.5 किलोमीटर, पथ लंबाई भी 2.5 किलोमीटर, विस्थापन भी 2.5 किलोमीटर। तो यह हो गया औसत वेग का परिमाण विस्थापन बटा समय अंतराल। तो विस्थापन हो गया 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, और समय कितना लगा है, हाफ आवर, 1/2 आवर 30 मिनट, दैट इज 1/2। तो 2.5 किलोमीटर अपॉन 1/2 आवर, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। तो घर से बाजार जाने में 0 से 30 मिनट समय अंतराल में, 0 से 30 मिनट उसको मतलब 30 मिनट उसको घर से बाजार जाने में उस व्यक्ति को लगा भी। तो 0 से 30 मिनट समय अंतराल में व्यक्ति के औसत वेग का परिमाण 2.5 दूरी बटा विस्थापन बटा समय, विस्थापन 2.5 किलोमीटर, समय 1/2 आवर, आधा घंटा। तो 2.5 टू ऊपर चला आएगा अंश में, तो 2.5 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये औसत वेग का मान हो गया। और औसत चाल भी 0 से 30 मिनट समय अंतराल में इतना ही होगा, बराबर है पथ लंबाई बटा समय अंतराल। तो पथ लंबाई कितना है 2.5 किलोमीटर और समय अंतराल हाफ आवर। तो औसत चाल भी कितना होगा, वह भी औसत चाल भी इक्वल टू भी 0 से 30 मिनट समय अंतराल में औसत चाल भी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2.5 किलोमीटर पथ लंबाई बटा 1/2 आवर, 2.5 किलोमीटर बटा 1/2 आवर, 2 ऊपर चला जाएगा अंश में। तो 2.5 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी उत्तर 5 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से पार्ट ए में औसत वेग का परिमाण हो गया, और पार्ट बी में औसत चाल या माध्य चाल पार्ट बी में, मतलब 0 से ये फर्स्ट समय अवधि दिया है 0 से 30 मिनट, तो उसमें औसत वेग का परिमाण भी 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, तथा औसत चाल भी या माध्य चाल भी व्यक्ति का पार्ट बी में वह भी 2.5 किलोमीटर बटा पथ लंबाई बटा 1/2 आवर, समय हाफ 30 मिनट, 2 ऊपर चला गया। तो 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 30 मिनट समय अंतराल में उस व्यक्ति का औसत वेग का परिमाण तथा औसत चाल दोनों बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी समय अवधि समय अंतराल 0 से 50 मिनट दिया है, उसमें पार्ट ए में व्यक्ति के उस आदमी के माध्य वेग या औसत वेग का परिमाण तथा पार्ट बी में उसकी औसत चाल या माध्य चाल ज्ञात करनी है। तो अब नंबर 2 समय अंतराल अवधि है 0 से 50 मिनट, 0 से 50 मिनट समय अंतराल। अब इसमें पार्ट ए में व्यक्ति के माध्य वेग का या औसत वेग का परिमाण, औसत वेग का परिमाण व्यक्ति का विस्थापन कुल विस्थापन, व्यक्ति का कुल विस्थापन बटा कुल समय अवधि। तो विस्थापन कितना हो गया, अब 30 मिनट में तो वह व्यक्ति अपने घर से बाजार पहुंच गया, और फिर 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में माने 1/3 आवर में वापसी करते हुए वो अपने बाजार से घर वापस लौट आया। तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा उसका विस्थापन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों अब घर पर वह वापस लौट आता है, तो विस्थापन शून्य हो गया। और समय अवधि तो कुल 50 मिनट, 30 मिनट प्लस 20 मिनट। तो औसत वेग का परिमाण कितना हो गया, उसका शून्य हो गया, क्योंकि विस्थापन शून्य है। यहाँ पर कुल विस्थापन आदमी का शून्य हो गया, घर से बाजार जाकर पुनः घर वापस आया, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही हो गई। तो विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इसलिए विस्थापन शून्य, इसलिए औसत वेग का परिमाण भी विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल समय अवधि तो 50 मिनट है, लेकिन विस्थापन शून्य है, इसलिए औसत वेग का परिमाण भी 0 हो गया।
और अब औसत चाल मालूम करनी है एवं 0 से 50 मिनट समयावधि में, टाइम इंटरवल में व्यक्ति के औसत चाल का मान, व्यक्ति के औसत चाल या व्यक्ति का माध्य चाल, औसत चाल या माध्य चाल VAV इक्वल्स टू कुल पथ लंबाई बटा कुल समय। तो कुल पथ लंबाई कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर प्लस घर से बाजार की दूरी 2.5 किलोमीटर, फिर बाजार से घर वापसी पथ लंबाई फिर से 2.5 किलोमीटर। तो कुल पथ लंबाई 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर अपन समय अवधि कितना हो गया, 1/2 आवर प्लस 1/3 आवर। घर से बाजार जाने में हाफ आवर, वापस लौटने में 1/3 आवर दैट इज 20 मिनट। घर से बाजार जाने में हाफ आवर 30 मिनट, 1/2 आवर प्लस 1/3 आवर। तो 2.5 प्लस 2.5 5 किलोमीटर हो गया, और यह हो गया 1/2 प्लस 1/3 दोनों का LCM 6 हो गया, तो 5/6 आवर दैट इज 5 से 5 कैंसिल हो गया, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर औसत चाल या माध्य, व्यक्ति का औसत चाल या माध्य चाल का मान हो गया 6 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर ये आंसर हो गया। अब हमें यह बी पार्ट का आंसर हो गया। 0 से 50 मिनट समय अंतराल में व्यक्ति के औसत चाल या व्यक्ति का माध्य चाल 6 किलोमीटर पर आवर। अब तीसरा समय अंतराल दिया है 0 से 40 मिनट समय अंतराल। 0 से 40 मिनट समय अंतराल में हमें मालूम करना है पार्ट ए में कण के औसत वेग का परिमाण। तो कण का औसत वेग क्या होगा, VAV V वेक्टर AV इक्वल टू कुल विस्थापन, व्यक्ति का कुल विस्थापन 0 से 40 मिनट में बटा कुल समय अवधि। तो विस्थापन हो गया कितना, 0 से 30 मिनट में तो वह बाजार पहुंच गया, और फिर 20 मिनट लगता है उसको बाजार से घर पहुंचने में, लेकिन 10 मिनट है, यहाँ 40 मिनट ही है, तो 0 से 30 मिनट में तो 30 मिनट में तो बाजार पहुंच गया वो। तो 2.5 किलोमीटर उसका पथ लंबाई या विस्थापन हुआ वहाँ तक, बाजार तक। पथ लंबाई और विस्थापन दोनों बराबर होगा, लेकिन अब यहाँ पर विस्थापन है 10 मिनट के बाद, तो विस्थापन का मान घट जाएगा क्योंकि दिशा बदल गई, बाजार से वो घर लौट रहा है। तो इसलिए आदमी का विस्थापन औसत वेग हो गया 0 से 40 मिनट समय अंतराल में V वेक्टर AV इक्वल टू कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन कितना हो गया, कुल विस्थापन 2.5 किलोमीटर। अब उसकी दिशा इसके बाद आधा घंटे के बाद दिशा बदल गई, तो अगले 10 मिनट में वह घर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आधी दूरी पर होगा, क्योंकि 20 मिनट में वह घर पहुंच जाता है। तो 10 मिनट में हाफ वे में होगा, माने आधी दूरी घर तथा बाजार के बीच होगा। तो विस्थापन हो जाएगा 2.5 किलोमीटर माइनस 2.5/2 किलोमीटर, क्योंकि 10 मिनट में वह घर वापस नहीं होकर के बीच में कहीं होगा, तो इसलिए 2.5 हाफ दूरी वह तय कर पाएगा। तो विस्थापन का मान घट जाएगा 2.5 किलोमीटर माइनस 2.5/2 किलोमीटर अपॉन समय अवधि। तो समय अवधि हो गई 1/2 आवर, आधा घंटा में बाजार पहुंचा, और 10 मिनट में वह 2.5/2 किलोमीटर दैट इज 1.25 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और समय 10 मिनट, तो 1/6 दैट इज 1/6 आवर। 10 मिनट 1/6 आवर, 1 आवर इजकल टू 60 मिनट, 1/6 इंटू 60 दैट इज 10 मिनट। 1/2 आवर प्लस 1/6 आवर। अब यह हो गया कुल 40 मिनट है, तो या सीधे उसको 40 अपॉन कुल समय है 40 मिनट, तो 40/60 आवर भी कर सकते हैं, 4/6 आवर। तो 2.5 किलोमीटर माइनस 2.5/2 किलोमीटर, और समय अवधि 1/2 आवर प्लस 1/6 आवर, या सीधे इसको 40 मिनट दिया हुआ है, तो 40/60 आवर में कन्वर्ट कर लें इसको 40 मिनट को, दैट इज 4/6 2/3। तो 2.5 किलोमीटर माइनस 2.5/2 विस्थापन, तो 2.5 माइनस किलोमीटर माइनस 1.25 किलोमीटर अपॉन 4/6 आवर दैट इज 2/3 आवर। और ये हो गया 2.5 में से 1.25 चला गया, तो दैट इज 1.25 ही, 1.25 किलोमीटर अपॉन 2/3 आवर दैट इज 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2 दैट इज 0 से 40 मिनट समय अंतराल में आदमी का औसत वेग का मान होगा 1.25 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3, ऊपर चला जाएगा, 2/3 आवर है अपॉन 2 किलोमीटर, 1.25 इंटू 3 किलोमीटर पर आवर दैट इज
यह हो जाएगा 3.75/2, 3.75/2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 3.75/2 किलोमीटर पर आवर। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 3.75 में, तो यह हो गया 0 से 40 मिनट समय अंतराल में औसत वेग का मान, व्यक्ति के औसत वेग का मान 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 3.75/2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज, अब 3.75 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 एक बार जाएगा तो फिर 1 बचेगा रिमाइंडर, तो फिर डिसमल होगा, और 17 दैट इज 2.8, 2 इंटू 8 16, फिर 1 बचेगा, फिर 15 दैट इज 7 टाइम, 2 इंटू 7 14, फिर 1 बचेगा, फिर 0 दैट इज 1.875 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 40 मिनट समय अंतराल में आदमी के औसत वेग का मान कितना हो गया, 1.875 किलोमीटर पर आवर। अब इसका पार्ट बी में 0 से 40 मिनट समय अंतराल, समयावधि, मिनट समय अंतराल या समयावधि में आदमी का माध्य चाल या औसत चाल, आदमी का माध्य चाल या औसत चाल VAV इक्वल्स टू कुल दूरी, कुल पथ लंबाई बटा कुल समय। तो पथ लंबाई कितना हो गया, घर से बाजार तक 2.5 किलोमीटर और आधा घंटा में, हाफ आवर में, और फिर कुल 40 मिनट है तो 30 मिनट में तो बाजार पहुंच गया, और 20 मिनट लगता है उसको घर पहुंचने में, तो अब 10 मिनट बचा इसमें, 30 + 10 40, तो 10 मिनट में वह घर तथा बाजार के बीच कहीं होगा आधी दूरी पर, तो 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5/2 किलोमीटर, और समय अवधि है 40 मिनट, दैट इज 40/60 आवर, दैट इज 2/3 आवर, कैंसिल होकर 2/3 आवर। अब यह हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5/2 दैट इज 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5/2 दैट इज 1.25 किलोमीटर अपॉन 2/3 आवर, दैट इज 2.5 प्लस 1.25 दैट इज 2.5 प्लस 1.25, 2.5 मीन्स 2.50 प्लस 1.25 दैट इज 3.75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर अपॉन 2/3 आवर, दैट इज 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाई कर लें, 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 इंटू 3 15, 5 रिमाइंडर 1, 7 इंटू 3 21, रिमाइंडर 1 है तो 22, रिमाइंडर 2, 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर 2 1, दैट इज 11.25, 11.25 अपॉन 2, 11.25 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब 2 में 11.25 से डिवाइड कर दें, 2 से 11.25 में 5 टाइम्स 10, अब 12 बचा, 6 टाइम, अब 5, 2 टाइम्स 4 10 5, 5.625 दैट इज 5.625 किलोमीटर पर आवर। या 0 से 40 मिनट समय अंतराल में, 0 से 40 मिनट समय अंतराल में आदमी की, उस व्यक्ति की औसत चाल होगी। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम 3.14 के तीनों पार्ट का मतलब 0 से 30 मिनट समय अवधि में व्यक्ति का औसत वेग तथा औसत चाल, 0 से 50 मिनट समय अंतराल में उस व्यक्ति का औसत वेग तथा औसत चाल का मान, तथा 0 से 40 मिनट समय अंतराल में
उस व्यक्ति के औसत वेग तथा औसत चाल का मान प्राप्त हो गया। 0 से 40 मिनट समय अवधि में उस व्यक्ति के औसत वेग का मान हो गया 1.875 किलोमीटर पर आवर तथा औसत चाल VAV इक्वल्स टू 5.625 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न संख्या 3.15 NCERT बुक चैप्टर 3 क्लास 11 सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 35 है। हमने अभ्यास 3.13 तथा 3.14 इसको हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो अभ्यास 3.13 तथा 3.14 में औसत चाल एवं औसत वेग के परिमाण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3.3 तथा 3.4 में औसत चाल तथा औसत वेग दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। यदि हम ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग के परिमाण पर विचार करते हैं तो इस तरह का अंतर करना आवश्यक नहीं होता। तो ताक्षणिक चाल हमेशा ताक्षणिक वेग के बराबर होती है। क्यों? चूँकि ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग एक खास क्षण, किसी खास क्षण कण की चाल या वेग होता है किसी खास समय पर, जिसमें समय अंतराल शून्य के बराबर होता है। दो समय अंतराल के बीच का अंतर शून्य होता है, अर्थात किसी एक समय पर हम ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग को डिफाइन करते हैं। तो एक सूक्ष्म समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण तथा विस्थापन का मान तथा पथ लंबाई या दूरी का मान बराबर होता है बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में। तो चूँकि इसलिए ताक्षणिक चाल हमेशा ताक्षणिक वेग के बराबर होती है, इसलिए कि ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल की स्थिति में समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर होता है, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसलिए ताक्षणिक चाल हमेशा ताक्षणिक वेग के बराबर होती है। तो इसका उत्तर होगा बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल। जब समय अंतराल टेंड्स टू 0, समय अंतराल में लिमिट डेल्टा टी अग्रसर होगा 0 की ओर, तो उसमें ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग दोनों बराबर होंगे, क्योंकि किसी खास क्षण कण का वेग तथा चाल वेग का मान, किसी खास क्षण वेग का मान तथा वेग का परिमाण, ताक्षणिक वेग का परिमाण ताक्षणिक चाल होगा। तो चूँकि एक खास पार्टिकुलर टाइम पर हम ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल को का मान मालूम करते हैं, इसलिए ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग बराबर होगा। बहुत सूक्ष्म समय अंतराल है तो उस स्थिति में विस्थापन तथा पथ लंबाई अर्थात दूरी दोनों बराबर होंगे, इसलिए ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल भी समान होता है। तो बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 में ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल बराबर होते हैं। जो कि किसी खास क्षण पर किसी एक समय पर कोई एक टाइम होगा, 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4 सेकंड पर। तो ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल प्रत्येक क्षण पर हम मालूम करते हैं, प्रत्येक सेकंड पर मालूम करते हैं, इंडिविजुअल टाइम पर मालूम करते हैं। इसलिए समय अंतराल शून्य होता है, इसलिए ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल दोनों बराबर होते हैं। जो कि किसी खास क्षण कण या पिंड का वेग तथा चाल को प्रदर्शित करता है। ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल दोनों बराबर होंगे बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में। और प्रश्न संख्या 3.16 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। चित्र 3.20 में चित्र 3.20A से लेकर 3.20D तक के प्रश्नों को ध्यान से देखिए और देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। चित्र ये है
जो दूरी समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है, y अक्ष पर स्थिति है और x अक्ष केंद्र एक समय है। और यह ग्राफ डमरू की आकृति का है। चित्र 3.2b वेग समय ग्राफ को निरूपित करता है, जो कि एक समतल में निरूपित है। इस ग्राफ का वक्र वृत्त है। चित्र 3.20c में चाल समय ग्राफ ही है, जिसमें समय के साथ चाल ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, तथा डी में कुल पथ लंबाई का समय के साथ विचरण है, जिसमें पथ लंबाई बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है समय के साथ। अब इन चारों में से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शाता है? इनमें से कोई भी ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि चित्र 3.20a में एक ही समय t पर, यहाँ कोई खास समय ले लिया जाए t, तो उस पर स्थिति के दो मान होंगे, एक ऊपर, दूसरा यहाँ नीचे। यहाँ एक ही टाइम t पर किसी एक समय पर किसी कण की दो स्थितियाँ नहीं हो सकती, लेकिन इस ग्राफ में एक ही समय t पर t के किसी मान पर दो स्थितियाँ हैं जो कि संभव नहीं है। इसलिए चित्र 3.20a सरलरेखीय गति को नहीं दर्शा सकता है। और यहाँ पर भी चित्र 3.20b में चाल समय ग्राफ है, और यहाँ भी एक ही समय t पर चाल के दो मान हैं, जो कि संभव नहीं है। चित्र 3.20c में चाल समय ग्राफ है यहाँ पर एक बार फिर, और इसमें समय के साथ चाल के विचरण को, परिवर्तन को दर्शाया गया है। और यहाँ चाल समय के साथ धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, चाल जब भी होगा तो धनात्मक होगा। इसलिए चित्र सी भी सरलरेखीय गति को प्रदर्शित नहीं करता है। और यहाँ पर चित्र डी में 3.20d में कुल पथ लंबाई का समय के साथ परिवर्तन विचरण को दर्शाया गया है। पथ लंबाई समय के बीच का ग्राफ है, और इस ग्राफ में पथ लंबाई समय के साथ इसका स्लोप, इस रेखा की ढाल धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, जबकि कुल पथ लंबाई समय के साथ कभी भी घट नहीं सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, उसका स्लोप ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए चित्र 3.20d भी एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो उपरोक्त ए से डी तक के प्रश्नों में कोई भी ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता है। उत्तर होगा उपरोक्त चारों प्रश्नों में, मतलब ए से डी तक के ग्राफ में, उपरोक्त 3.20a से लेकर 3.20d तक के ग्राफ में एक भी ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता है। उपरोक्त चारों में से कोई भी ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता है या नहीं दर्शाता है। और कारण क्या है उसको मैंने बतलाया प्रत्येक ग्राफ में। अब इसी प्रश्न के उत्तर के साथ प्रश्न संख्या 3.16 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 सरल रेखा में गति क्लास 11 भौतिकी, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट से शेयर भी करें, तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।